हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। हम अपने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। होप सो वो अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात आती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो मतलब क्या हुआ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब हम जानते हैं। तो ये किस बॉन्ड के जिक्र कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है कि आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहा है? फिर दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज हुआ पोलैरिटी। तो पोल्स का मतलब तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ है ना, कि पोल्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर ये आयनिक बॉन्ड होता तो फिर पोलैरिटी की क्यों बात करता है? क्योंकि आयनिक बॉन्ड पे तो ऑलरेडी चार्ज होते ही होते हैं। तो ये किनकी पोलैरिटी की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो अब दिमाग में आ गया कोवेलेंट में तो शेयरिंग होती है, कोवेलेंट में कहां से पोलैरिटी आ गई, है ना? तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब हम क्या कह सकते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस होना, आयोनिक कैरेक्टर उसके अंदर प्रोड्यूस होना क्या कहलाएगा? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो अब सोचो कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर कैसे आ गए? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि कोई भी बॉन्ड, चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, वो प्योर कैरेक्टर नहीं शो करता। मींस कोवेलेंट बॉन्ड इज नेवर बी प्योर कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड इज नेवर बी प्योर आयोनिक। मतलब कि उनके अंदर 100% ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं और ना ही आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोवेलेंट के अंदर आयोनिक कैरेक्टर कैसे आ जाएंगे। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक क्या है? ये तो क्या कहता है कि कोई भी बॉन्ड, कोई भी प्योर नहीं शो होता है। ठीक है, वो आइडियल कंडीशन, एक आदर्श वाली कंडीशन हो गई, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो एटम्स है, एक्स और वाई हो गया। ठीक है, अब हमने जस्ट माना हुआ कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग के हैं। बट अगर वो दोनों के दोनों एटम हेटेरो एटम है, मतलब कि अलग अलग एटम्स हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंफर्म होगी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अब जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ज्यादा होगी वो अपनी पावर शो करेगा। पावर है तो दिखाएगा तो सही, है ना? तो फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचेगा, है ना? कि वो क्या करेगा? अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और अगर बाई चांस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या करेगा? बॉन्ड को हटा देगा, इसको मारेगा थप्पड़ और खुद इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो बात समझ में आई कि कोवेलेंट और आयोनिक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता जाएगा और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर वो दूसरे एटम से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसके अंदर क्या आ जाएंगे? आयोनिक, प्योर आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जो थ्योरेटिकली हम जो पढ़ेंगे उसका मतलब हुआ। ठीक है, बट आयोनिक आने से पहले, ये आयोनिक कैरेक्टर हो गए, बट आयोनिक आने से पहले ही वहां पर एक्चुअल में चार्जेस इंड्यूस हो गए थे। ठीक है, वो कंप्लीट चार्ज नहीं था बट फ्रैक्शन ऑफ चार्ज वहां पर आ गया था। और यही चीज क्या कहलाती है? यही कहलाती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, कि यहां से ही आयोनिक कैरेक्टर की शुरुआत हो चुकी। ठीक है, मतलब कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। अब दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अभी तो हम कह रहे थे कि भाई कोई भी जो बॉन्ड है वो प्योर कोवेलेंट नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर जरूर है। कोई भी बॉन्ड प्योर कोवेलेंट होगा ही नहीं। तो अगर बाय चांस दोनों के दोनों एटम सेम हो तब तो वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं, है ना? जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है तो फिर यहां पर आयोनिक कैरेक्टर कैसे आएंगे? तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, जो नाम था लंडन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उसने क्या कहा कि भाई ठीक है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक है। ठीक है, बट एक टाइम, ठीक है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ ऐसा होता है
कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक एटम की तरफ खिसक जाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, वहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ अनसिमेट्रिकल हो गए, और आ गए ना फिर से यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो गए, ठीक है। बट हम अभी थ्योरेटिकली मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो आयोनिक कैरेक्टर बहुत ही कम होगी, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो कह सकते हैं हम भी ठीक है ये प्योर कोवेलेंट हो गए। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर इंड्यूस होंगे, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम वो किन की बात करेंगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जिनमें दो अलग अलग एटम्स होंगे और उनमें जो चार्ज इंड्यूस होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो अब जो पोलैरिटी है, तो जहां पर पोलैरिटी होगी तो हम उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब अगर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट डू यू मीन या व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स, तो कैसे डिफाइन करूंगा उन पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो देखो यहां से हमारे पास आता है पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड as the molecule, it may be defined as the molecule which have two oppositely charged pole, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अपोजिट चार्ज्ड पोल होंगे वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, और वहां पर जो चार्ज होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस जो उनमें जो टाइप है वो अलग हो जाएगी, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और जो चार्ज होगा वो भी कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, बहुत ही फ्रैक्शन में चार्ज होगा, ठीक है, वो फ्रैक्शनल होगा वो। एंड द bond is called polar covalent bond, और हम उस बॉन्ड को क्या नाम दे देंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम हम उस दे देंगे। अब बात ये आती है कि भाई हम कोई भी जो मॉलिक्यूल है या जो बॉन्ड है उसके अंदर कितनी पोलैरिटी होगी, वो कितना ज्यादा पोलर होगा, हम उसकी पोलैरिटी को चेक कैसे करेंगे कि भाई वो कम पोलर है कि भाई वो ज्यादा पोलर है। अगर हम कंपेयर करें तो किस तरीके से होगा, कोई ना कोई तो ऐसा मेजरमेंट होगा ना, जैसे अगर मुझे चेक करना हो कि कोई हल्का है कोई भारी है, तो मैं किसकी हेल्प से चेक करता हूँ, मास की हेल्प से। तो इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि हम पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सेम ही है इसी के अंदर ही, डाइपोल मोमेंट। तो क्या कह सकता हूं मैं, इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। तो मेजर का मतलब मापना ही होता है, सिंपल सा। पोलैरिटी का मतलब हमने पता लग गया, डिग्री का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ, परसेंटेज कह सकते हो कि उसके अंदर कितनी परसेंट हुई या कितना पार्ट हुआ, वो कितना ज्यादा पोलर हो चुका है। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी मेजर्ड बाय डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाई मतलब दो और पोल्स मतलब वो जो चार्जेस हो गए उनको बोलेंगे। तो जो डाइपोल मोमेंट है, अब जो इसकी डेफिनेशन होती है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो इट मे बी डिफाइंड as the product of magnitude of charge and distance of separation between the charges, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। जैसे कि अज्यूम करो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ डेल्टा, ठीक है। जो हम ये जो साइन लगाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डेल्टा,
ठीक है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्लाइटली, बहुत ही छोटा सा, एक लैटिन वर्ड है, डेल्टा का मतलब स्मॉल हो गया। तो हल्का सा पॉजिटिव आया, हल्का सा नेगेटिव आया, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो जो हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट आ गई, इसको पहले डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है, इस म्यू के साइन से हम इसको डिनोट करेंगे। तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इज इक्वल टू, क्या वर्ड यूज हुआ है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करनी है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हमने कभी ये सोचो कि भाई पॉजिटिव चार्ज लू कि मैं नेगेटिव लू, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं लेना है, हमने सिंपल उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो जितना भी कूलम होगा हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो क्यू इज म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। उन दोनों के न्यूक्लियाई में जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी आ गया हमारे पास, ठीक है। इट्स यूनिट इज डिबाई, जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, डिबाई होती है। और 1 डिबाई किसके इक्वल होता है, तो 1 डिबाई इज इक्वल टू, अगर हम उसको दो अलग अलग चीजों में निकाल सकते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में और दूसरी है हमारे पास कूलम, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो 1 डिबाई है, डिबाई को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ESU का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, ये भी एक चार्ज की यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। C4 सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर होता तो छोटा होता, C4 कूलम है, यहां से कूलम मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई 1 डिबाई की, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो डाइपोल मूवमेंट है, जो म्यू है, वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि ठीक है कि भाई ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, प्लस डिस्टेंस भी हो गई। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कौन सी चीज हो गई, वो उनकी डायरेक्शंस भी हो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिनमें चार्ज सेपरेशन है, मतलब कि पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो पोलर है, बट वो कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, वो नॉन पोलर हो जाता है। तो वो सब किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उनकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 हो जाती है ड्यू टू वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो डाइपोल मूवमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है कि जो डाइपोल मूवमेंट is a vector quantity, so it depends on direction। इसलिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जो इसकी हम डायरेक्शन लेते हैं, वो डायरेक्शन हम हमेशा कहां से कहां लेते हैं, पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं HCl की, अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, वो क्लोरीन है। और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गए और हाइड्रोजन की जो चार्ज क्लाउड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब मैं इसकी डायरेक्शन शो करूंगा तो डायरेक्शन कहां से कहां होगी, आप इस तरीके से शो करोगे। तो जो हेड होगा वो हेड किसकी तरफ हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और जो टेल होगी वो टेल किसकी तरफ हो जाएगी, वो हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं CO2 मॉलिक्यूल, हम बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल, हमें पता है कि जो CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता ही होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन इट मींस इन कार्बन एंड ऑक्सीजन कैरी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो अब भी बॉन्ड तो कैसे होगा, ये पोलर बॉन्ड है, मतलब कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होनी चाहिए। बट सिंस दिस इज ए वेक्टर एडिशन, जो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब जब हम कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरीके की होगी, है ना। ऐसे ही मैं जब इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ आऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके की भी। अब आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, दोनों के दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो क्या कर सकते हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो डायपोल मूवमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो है, वो तो मेन है, बट साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रहा तो हम कंफर्म उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। तो ये हमारे पास डायपोल मूवमेंट था। अब इस डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे, नहीं उनके तो अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होंगे, तब हम उनकी डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, और अच्छे से काम करोगे। ओके, थैंक यू।